हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, 8 बज चुके हैं। आज है 5 तारीख और कल है 6 और परसों है 7। परसों मेरा बर्थडे भी है और परसों फिजिक्स का पेपर भी लगा है। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि मैं सोच रहा था आपको बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दूँ, तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। पहले वैसे तो आपको मुझे गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। और मैं पूरा दिन ऑफलाइन बैच में पढ़ाया हूँ, क्लास मैंने ली है, बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, लेकिन क्या है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी मेरे पास क्षमता है आज मैं आपको उतना रिवीजन करा सकूँ। ठीक है, तो समय को ज़ाया ना करते हुए चलो रिवीजन शुरू करते हैं। ये सब ऑफलाइन बैच का ही है, मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड पर ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो दिखेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो फिजिक्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे पहले लेसन में, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। कूलाम का नियम। स्टूडेंट देखिए, कूलाम का नियम, आपको कूलाम के नियम में थ्योरी से कोई खास मतलब नहीं है, बट फिर भी थ्योरी याद रखें। कहने कि इन्होंने क्या बताया कूलाम के नियम। कूलाम ने बताया कि अगर एक चार्ज यहाँ Q1 रखा है, दूसरा चार्ज Q2 रखा है, इनके मिडिल की डिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा या तो वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होगा इनके गुणनफल के, और साथ में व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके बीच की दूरी के वर्ग के। बीच की दूरी का वर्ग मतलब R²। इन दोनों को अगर मिला के लिखें तो ये बनता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में क्या R²। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हटा देंगे तो एक नियतांक बढ़ेगा K Q1 Q2 अपॉन R²। K का मतलब तुमने जानते हो कि K इक्वल टू होता है 1/4πε0, और इसकी भी वैल्यू होती है 9×10⁹ ठीक है। मात्रक ध्यान रखना है इसका मात्रक होता है न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ओके, इसके बाद में क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अगर यहाँ पर भी इसकी वैल्यू रख दें उठा करके, तो 9×10⁹ गुणे Q1 Q2 अपॉन में R², ये बन जाएगा। और ये आपका मेन फार्मूला हो गया कूलाम के नियम का। कहीं भी आप इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बोल दे कि यहाँ पर 10 कूलाम चार्ज है, यहाँ पर 20 कूलाम चार्ज है, बीट की दूरी जो है इनके 10 सेंटीमीटर है, और भैया इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात करो, तो ये फार्मूला लगा देंगे, है कि नहीं। F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह हम रख देंगे 10 कूलाम, हाँ, और Q2 की जगह हम रख देंगे क्या 20 कूलाम, और अपॉन में क्या कर देंगे 10 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेके 10⁻² से गुणा करते हैं, तो 10 × 10⁻², और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 10 × 20 अपॉन में क्या कर देंगे 10 × 10, और यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इससे ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, बचेगा 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 18 गुणे, ये आपकी -4 ऊपर जाएगी तो +4 बन जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, 10 टू द पावर जो है 30 प्लस की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा ये इस कंडीशन में। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी इसमें से बन जाते हैं कूलाम के नियम से। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो ये चीज़ आई कूलाम, यानी K की विमा। अब K की विमा भी चर्चा कर लें, K की विमा। ठीक है, तो देखो K की विमा फटाफट ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है। ठीक है, K की विमा। अब K की विमा याद करने के लिए न्यूटन की विमा पता होनी चाहिए। न्यूटन की विमा क्या होती है MLT-2 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई फिर लिखा है मीटर जानते हो L² है नहीं, फिर नीचे लिखा है कूलाम स्क्वायर, A²T² हो जाएगा, क्योंकि कूलाम की विमा AT होती है। इस सबको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा M और L³ हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ 2 वहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो पूरा सफाया हो जाएगा, तो बचेगा A⁻²। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई कौन सी MLT-2 होता है यहाँ पर, हाँ, तो ये कटेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा तो जुड़ेगा, क्यों, माइनस ऊपर हो गया जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा A⁻² और T⁻⁴, और ये जो आपका आया ये इसकी विमा आ गई। ठीक है, आई बात समझ में, ये किसकी विमा आ गई, ये K की विमा आ गई। अब हम देखो थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट पे चर्चा कर ले, है नहीं, एप्सिलॉन नॉट पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे एप्सिलॉन नॉट पे।
अपसाइलन नॉट की जो वैल्यू होती है, निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। देखो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सुनने की कोशिश करें, लिखने के प्रयास ना करें, अब लिखने का समय नहीं बचा, रिवाइज करा रहे हैं हम आपको। अपसाइलन नॉट का फार्मूला पता होगा आपको, इसका वैल्यू पता होगा 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद होगा कि कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, जस्ट उल्टा। तो विमा भी उसकी विपरीत होगी, अगर मात्रक विपरीत है तो विमा भी विपरीत होगी, ठीक है। तो इसकी विमा पूछी जाती है, इसकी भी विमा पूछी जाती है पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, और मात्रक भी पूछा जाता है। उधर के का मात्रक, के की विमा, इधर अपसाइलन नॉट का मात्रक, अपसाइलन नॉट की विमा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है। वहाँ निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया, a²t² और यहाँ पर न्यूटन mlt-2, ओके, mlt-2। देखो समय ज़ाया मत करो यार, अपने मन से कर लो, है नहीं, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, है नहीं। चलो निकाल लेना इसको। अब चलते हैं, इसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो है इसी फर्स्ट लेसन से आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ज़्यादा नंबर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 2 होता है, एक होता है F/Q, ठीक है, या Q नॉट कर सकते हो, एक होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसका मात्रक भी ध्यान रखना, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विमा पूछ ले तो mlt, अरे यार विमा निकाल लेना, mlt-2 नीचे 80 काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा ना। तो ये 2 फार्मूले ध्यान रखें, ई का एक ये भी फार्मूला होता है, ई का एक ये भी फार्मूला होता है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो आगे चलेंगे हम लोग। अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। अब बेटा देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट यौगिक होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, है नहीं, H2O हो जाता है, और NaOH हो जाता है, KCl हो जाता है, KCl नहीं HCl है। तो यहाँ पर बेटा ये हो गया, ठीक है, और ये माइनस हो गया, और KCl भी कह सकते हैं, है नहीं, KCl हो गया, K+Cl-, NaCl हो गया, Na+Cl-। तो ये सब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी माइनस होता है। तो ये सब क्या है? एक सिरे पर प्लस, एक सिरे पर माइनस, और दोनों बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। ये दोनों के परमाणु एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, मतलब बहुत ही अल्प दूरी, ना के बराबर दूरी होती है इनके बीच में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसे H2O है तो इसका कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे बहुत ही कम दूरी होती है। ये हाइड्रोजन का होता है और ये ऑक्सीजन का एटम होता है। दोनों एटम एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइंट रहते हैं। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस तो मतलब ना के बराबर होती है, तब ये जल का एक अणु बनता है, ठीक है, जल का एक यौगिक बनता है जब इस तरीके से जुड़ते हैं। और ये पता है कि ये प्लस है, ये माइनस है। इस कंडीशन में इस पूरे निकाय को, इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसके एक सिरे पर प्लस चार्ज हो, दूसरे सिरे पर माइनस चार्ज हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, विद्युत द्विध्रुव। तो आप सीधे तौर पर समझ गए होंगे, परिभाषा अपने आप बना के लिख सकते हैं। जैसे चित्र बनाना हो तो ऐसे बना दीजिएगा, एक सिरे पर -Q, दूसरे सिरे पर +Q, विपरीत आवेश होते हैं। यहाँ पर आप बीच में O पॉइंट बना दीजिएगा। और ध्यान रखें इनके बीच की दूरी वैसे तो बहुत कम होती है, बट मानी कितनी जाती है? 2L, है नहीं, 2L बहुत अल्प दूरी है, तो ये L उससे भी ज़्यादा छोटी होगी, है कि नहीं। ये आपका क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। अब यही पे अगर सब जोड़ दें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से, P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और P इज इक्वल टू जो है हम ले लेते हैं, P इज इक्वल टू होता है 2 छोड़ो, किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को हम P कहते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सूत्र आ जाएगा 2QL, P = 2QL। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसकी अच्छी स्थिति में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है नहीं। फटाफट डालेंगे हेडिंग, अच्छी स्थिति। आप गेस से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, हेडिंग नहीं बल्कि क्वेश्चन बढ़िया से देख ले किस पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी हो गई अक्ष, ये डाइपोल की अक्ष हो गई, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि बिंदु P मैंने माना, ये बिंदु P स्थित है कोई, और इस P पर इस द्विध्रुव की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको फाइंड करना है। बच्चों मैं क्या करूँगा कि यहाँ से O से P तक की डिस्टेंस में मैं ले लूँगा R,
कितनी r, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है r है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की चाहिए तो r यानी टोटल में से l घटानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी r माइनस l, ओके। और यहाँ से आप देखेंगे तो l जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r ही है, आगे और चल रहा है तो l जोड़नी पड़ेगी, टोटल हो जाएगी r प्लस l, ये पूरी डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ तक तो r ही है, आगे l और है तो r प्लस l हो जाएगा। यहाँ देखो टोटल r है, आधी कम करनी यानी l कम करनी तो l घटानी पड़ेगी, यहाँ l ज़्यादा है तो जोड़नी पड़ेगी, तो r प्लस l r माइनस l, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक। अब अगर E1 निकालना चाहें तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 क्या, क्योंकि इसकी वजह से मान लिया कि E1 लग रहा है विद्युत क्षेत्र, और इसकी वजह से मान लिया विद्युत क्षेत्र लग रहा है E2 माइनस Q की वजह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्लस Q की वजह से हमने क्या माना है E1, और माइनस Q की वजह से हमने क्या माना है E2, ठीक है। और परिणामी कह लो या कुल कह लो, ठीक है, कुल हमने माना है E, ठीक। अब ये दिशाएं विपरीत हैं, इनकी दिशाएं विपरीत है तो घटेंगे, दिशाएं विपरीत है तो घटेंगे, E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। आई बात समझ में, दिशाएं विपरीत होने पर घटता है, दिशाएं समान होने पर जुड़ता है। अब यहाँ से E1 बराबर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में r स्क्वायर, ठीक है। देखो r क्या होती है, बीच की दूरी, बट यहाँ पर देखें बीच की दूरी क्या है, E1 क्या है, E1 है प्लस Q की दूरी क्या है r माइनस l, तो यहाँ r माइनस l का होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट E2 की चर्चा कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ देखो इसकी डिस्टेंस क्या है, ये माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा स्थिर विद्युतीय में माइनस नहीं लिया जाता, तो माइनस छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों आपको मिल गए, अब ये दोनों मान उठा करके यहाँ पर आपको रख लेना है और हल कर लेना है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हो जाएगा Q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर, r माइनस l है नी, r माइनस l का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा जो है यहाँ से आ जाएगा Q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा E इज इक्वल टू, कॉमन मिल जाएगा इसमें, क्या कॉमन मिलेगा बेटा, देखो कॉमन आपको इसमें मिल रहा होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेंगे और अंदर आपको क्या बचेगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, तो एलसीएम मिल जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर और इधर एलसीएम मिल जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। इधर इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, उसका उधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। अब अगर r प्लस l का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो उसका स्क्वायर तो खोलना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इधर का खोलेंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर, होता प्लस है लेकिन ये वाला उसको माइनस बना देगा, ठीक। माइनस का 2rl होता है इसमें, माइनस का 2rl, लेकिन ये बना देगा प्लस का 2rl, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि माइनस से गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाता है, मैंने थोड़ा स्टेप कम कर दिए हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से डिटेल से कर लीजिएगा। देखो ये r से r क्या हुआ, कट गया, ठीक है, l से l क्या हुआ, कट गया, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बेटा हो जाएगा 4rl, क्या हो जाएगा 4rl, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया तो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे कि l बहुत ही छोटी चीज़ है, l बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा, l को छोड़ देंगे, ठीक है, l को नीचे से छोड़ देते हैं और ये 2q उधर डाल देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को अलग कर लिया, एक और 2 को अलग कर लिया, 2 के पास एक q ले आए तो 2q हो गया, ठीक है, 2q, ये वाला l हो गया, इनटू में r हो गया, बटे में l छोड़ देंगे तो r की पावर 4 बचेगी, इससे 1 कट जाएगी, 3 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर मिल जाएगा 2, और ये 2q किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, तो 2p/r³, अभी मैंने बताया था 2q बराबर p होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका आ चुका है और ये न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, यह आपका आ गया किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला, ठीक है। अक्षीय स्थिति में यही फार्मूला होता है आपका, ओके, ध्यान रखेंगे इसको, अक्षीय स्थिति का फार्मूला आ चुका है।
नेक्स्ट हम चलेंगे आगे और निरक्षीय स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। निरक्षीय स्थिति जरा फटाफट देखेंगे। चलो निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो बच्चों निरक्षीय स्थिति की तरफ चलते हैं। निरक्षीय स्थिति, ठीक है। निरक्षीय स्थिति को अगर हम लंबवत वाली स्थिति कहें तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पर जो है चित्र बनाएंगे फटाफट। देखो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका नाम दे देते हैं AB, और इससे करीब r दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उसका नाम दे दिया P, और इसकी दूरी यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से नाप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है -q और यहाँ पर है +q, ध्यान रखेंगे। बीच में O मिडिल पॉइंट है, ये L होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 2L होती है, यहाँ से यहाँ तक L होगी। 2L होती तो टोटल 2L हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस मैंने कहा था R है। अब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ड, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये आपका आधार है, ये लंब है, ये कर्ड है, ठीक है। त्रिभुज ले लेंगे हम यहाँ से AOP, त्रिभुज कौन सा, AOP, यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज AOP। अब इसको ना, इसको ऐसे करो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करो ज़्यादा ठीक है। चित्र पूरा पहले बना लो। देखो इसकी वजह से हम मान लेते हैं +q की वजह से, हमेशा ध्यान रखो +q की वजह से ये मान लिया हमने E1, ठीक है। -q की वजह से हमने क्या मान लिया, E2। ये विद्युत क्षेत्र है +q की वजह से इस पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो E1 है, और -q की वजह से विद्युत क्षेत्र लग रहा है मान लिया E2 है। तब E1 और E2 और P पर जो भी विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसे हम 2 घटकों में बांट सकते हैं। हवा में लटका ना, हवा में लटका 2 घटकों में बांट सकते हैं। पहला घटक देखिए, पहला है ऊर्ध्वाधर घटक, यानी E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए sin थीटा। क्षैतिज घटक दूसरा होगा, क्षैतिज घटक के लिए cos थीटा। सबसे पहले E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ध्यान ये रखना कि क्षैतिज घटक की दिशा समान होगी और इसकी जो है दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। ये E1 E2 ऐसे रखें, ठीक है, इसकी दिशा विपरीत होगी। अब बात करते हैं कि P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र इस पर निर्भर करेगा कि इस पर निर्भर करेगा। तो देखो ये दिशाएं विपरीत हैं और दोनों बराबर होंगे। E1 E2 बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तब भी निरस्त हो जाएगा, क्योंकि E1 E2 बराबर है, साइन थीटा तो बराबर है ही है। तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, निरस्त कर देंगे। तो यानी कि P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र इन दोनों घटकों पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर किस पर करेगा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, जिनकी दिशा क्या है, समान। अब भी मैंने इससे पहले सिखाया था, दिशा समान होगी तो जुड़ जाएंगे, दिशा समान होगी तो जुड़ जाएंगे, दिशा विपरीत होगी तो घट जाएंगे। इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने घटकों को बांट दिया। घटकों को बांटा इसीलिए ताकि हम ज्ञात कर सकें। घटकों में इसलिए इनको बांटा है, ठीक है, 2 घटकों में, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। आई बात समझ में। तो इसके बाद में यहाँ से देखेंगे, इसको परिणामी विद्युत क्षेत्र ऐसे बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं भी बनाओगे चलेगा, ठीक है। अब इस तरीके से बना दिया आपने। डिस्टेंस की मैं बात कर लो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी, है नहीं। तो डिस्टेंस मैंने कहा ये कर्ड है, ये आधार है, लंब है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर। तो अब आती है कि कर्ड स्क्वायर, अगर कर्ड का स्क्वायर हटा दें, देखो कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर हटा दो उस पर रूट हो जाएगा, यानी कर्ड बराबर क्या आ जाएगा, √ आधार स्क्वायर। आधार क्या है, L, तो L स्क्वायर हो जाएगा, और लंब क्या है, R, तो हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। ये डिस्टेंस इसकी भी और इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और सेम टू सेम इसकी भी वही होगी, है नी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आई बात समझ में, दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसके योग के बराबर होगी, मैंने बोला था। तो यहाँ से हम लिखेंगे E बराबर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक चल लो, चाहे ऐसे कर लो। देखो कि दूरियां बराबर हैं, तो भैया ये E1 E2 बराबर ही होगा। तो डायरेक्टली एक बार कर लो ना, सीधे ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। अभी E1 E2 बराबर है क्योंकि दूरी बराबर है नहीं, दूरी बराबर है तो E1 E2 आपस में बराबर होंगे। तो एक काम कर सकते हैं, सीधे ले सकते हैं 2E cos थीटा, खत्म काम, ठीक है। 2E cos थीटा। अब 2 × E की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/R स्क्वायर। अब R स्क्वायर मतलब कि ये दूरी, और दूरी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, बचेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आई बात समझ में,
इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम लगा देंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में चाहिए, लाल बटे कक्का है नी, लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण में चला जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल में आधार क्या है L, कर्ण क्या है ये, ठीक है। और जब भी किसी के ऊपर से रूट हटता है तो पावर 1/2 लग जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा L/L² प्लस R² की पावर 1/2। रूट लगाया, रूट हटा दिया, पावर 1/2 लगा दिया। यहाँ वही चीज़ लिखी है लेकिन पावर 1 है, ठीक है, पावर 1 ही है। यहाँ एक काम करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेंगे, 2QL ऊपर डाल देंगे 2QL, ठीक है। अपॉन में देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगी, यानी L² प्लस R² की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब वही पुराना जुगाड़, L को हम बहुत ज़्यादा नगण्य मानकर छोड़ देंगे, L को जब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ है R² और गुणे में क्या आएगा 3/2, अच्छे से पता है 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या E बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P अपान क्या हो जाएगा R³। यही आपका है क्या, ये आपका आ गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत लगने वाला विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, अच्छे से, तो अच्छे से समझते रहें बढ़िया से। बस थोड़ा सा ओके। नेक्स्ट अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक मेरा होगा चलो बच्चों थोड़ा सा ट्राइपॉड का गड़बड़ा गया था मैटर, मैं अकेले ही हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। जो है अगला टॉपिक क्या हो सकता है, हाँ शायद वो जो टाउ बराबर PE साइन थीटा वाला मैटर हुआ करता था, टाउ बराबर PE साइन थीटा, वो वाला करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र ये बना लिया हमने, फटाफट बनाएंगे, टाइम नहीं है अपने लोगों के पास, है नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, कोशिश रहेगी कि कम से कम 3-4 लेसन तो कवर कर ही लीजिए। ये आपका होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाम इसका AB दे देते हैं, ओके। यहाँ पर -Q चार्ज होगा, यहाँ पर +Q चार्ज होगा, बीच की दूरी 2L होती है, अच्छे से जानते हो, है नहीं। ये आपका ऐसे बना लो, ये लंबवत दूरी है, ये क्या है लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, और ये हो गया लंबवत दूरी। ज्ञात करना चाहें नाम दे दो AB, इसका नाम C। अगर BC निकालना चाहें तो BC कैसे निकालेंगे, BC = निकलेगा आपका जो है साइन थीटा, लगा दो साइन थीटा, लंब बटे कर्ण होता ना साइन थीटा, इस कोण को थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है BC, अपॉन में कर्ण क्या है 2L, गुणा करा देंगे तो BC बराबर आ जाएगा 2L साइन थीटा, यही लंबवत दूरी, ये क्या है लंबवत दूरी। आई बात समझे, BC बराबर 2L साइन थीटा, लंबवत दूरी आ गई। अब इस पे लगने वाला देखो बात ये कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र में है, ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें ये है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको घुमाएं, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको घुमाने का प्रयास करेगा, एक बल ऊपर की ओर लगेगा, एक बल नीचे की ओर लगेगा, F1 कह सकते हैं, F2 कह सकते हैं, दोनों बल इसको घुमाने का प्रयास करेंगे और समांतर लाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जब घुमाने का प्रयास करते हैं उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, क्या कार्य करता है बल आघूर्ण। अब वो बल आघूर्ण की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टाउ = होता है क्या सूत्र, विद्युत क्षेत्र, सूत्र क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र नहीं बेटा बल होगा, बल लगने वाला बल और गुणे बीच की लंबवत दूरी, लगने वाला बल लंबवत दूरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बल का मतलब F होता है, ठीक है। लंबवत दूरी जानते हो, देखो लिख ली आपकी लंबवत दूरी, BC कर दो पहले, है नहीं। अब बल का मतलब है आपको कोई भी एक बल ले लो, जैसे कि बल का तो फॉर्मूला होता है नहीं, F बराबर मैंने अभी लिखवाया था E बराबर F/Q भी लिखवाया था, F/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो F = आ जाएगा F = EQ, तो यहाँ पर मैं EQ लिख देता हूँ, है नहीं EQ, और यहाँ पर BC, तो BC आपको पता है कितना है नहीं, BC कितना है 2L साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2L साइन थीटा, ओके। अब यहाँ से क्या करना है कि 2QL साइन थीटा, कोई दिक्कत, तो 2QL अलग कर लो और इंटू में E अलग कर दो और इंटू साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2QL किसके बराबर होता है P के बराबर, तो PE साइन थीटा,
ये आ गया टाउ बराबर, ठीक है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये हो गया आपका। ठीक, अब एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पर साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू को हम कुछ रख दें, जैसे मान लो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 करते हैं, है नी 90, तो अगर थीटा की वैल्यू को 90 कर दिया जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये कहा जाएगा फिर टाउ नहीं, टाउ मैक्स, तब ये टाउ अधिकतम होगा, है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो टाउ सबसे ज़्यादा लगेगा, यानी अगर इस कोण को इसको अगर खड़ा खड़ा रखा जाए, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा बलाघूर्ण कार्य करेगा, तब ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो ज़्यादा बलाघूर्ण कार्य करेगा। तो टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री। अच्छे से जानते हो कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा पी ई। ओके, अब यहाँ से अगर आप अच्छे से पी का वैल्यू निकालना चाहें तो पी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा टाउ मैक्स अपॉन में ई, टाउ मैक्स अपॉन में ई, एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा ये, ठीक है, और ये जो है उसकी नई डेफिनेशन भी मिल जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नई डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। ओके, अब अगर एक काम करें हम यहाँ पर जो है मान लें कि माना ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम है नी, ई बराबर क्या है 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन में क्या 1 अपॉन में लिखा नहीं जाता, तो कुल मिला के ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक नई परिभाषा निकाल सकेंगे कि यदि चालक में 1 न्यूटन का बल है, मतलब कि चालक नहीं कह सकते हैं कि जो है, हाँ, अगर विद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाला है, विद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता का है, अगर विद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता का है, तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की नई परिभाषा हो गई। क्या लिखेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ब्रैकेट में लिख देना, लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण, इसको टाउ मैक्स बोलते हैं, अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया कि इसके आधार पर आप जो है इसकी नई परिभाषा दीजिए, किसकी, विद्युत द्विध्रुव की नई परिभाषा। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की नई परिभाषा आपको मिल गई, ठीक है, और ये आपका सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल माथा 25 की हो गई क्लियर, एकदम पोस्ट 5 नंबर कर दिया इसका। इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, ठीक। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, बढ़ेंगे, तो जो है 2-4 टॉपिक समझेंगे और फिर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं थोड़ा सा गॉस की प्रमेय की तरफ। गॉस की प्रमेय, देखो अब गॉस की प्रमेय समझने के लिए आपको 2-4 बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे ये चीज़ है कोई, तो ये जो बनता है कोण, इसे हम कहते हैं डी ओमेगा, इसे घन कोण कहा जाता है, और डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ डी ए इसका एरिया होता है, ठीक है, और आर इसके बीच की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की आर ये दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इस तरीके से इसको लिख सकते हैं डी ए अपॉन कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी बात, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम डी ओमेगा का, तो इसका इंटीग्रेशन 4 पाई के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 4 पाई के। ये 2 फार्मूले इसमें ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट चले तो आप ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं उसको, विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर कह सकते हैं, और इसको हटाओगे तो आपका आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। छोटे अवयव की बात होगी तो ए की जगह डी ए हो जाएगा, जो भी माना जाए, ठीक। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, अगर ये कोई चीज़ है कॉपी की तरीके से तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जैसे इसके सामने होगा लंबवत, ठीक है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे होगा इसके लंबवत। ओके, अब मान लीजिए कि कोई ऐसे बेलन के जैसी चीज़ है, मान लीजिए कोई बेलन के जैसी चीज़ है, तो उसका नॉर्मल वेक्टर
इस यहाँ का नॉर्मल वेक्टर ऊपर की ओर होगा और यहाँ का नॉर्मल क्षेत्रफल वेक्टर इधर को होगा, क्योंकि बेलन में दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, वृत्तीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसका इधर की ओर होगा, ठीक है, और इसका इधर की ओर होगा वेक्टर, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर होता है, इसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आई बात समझ में? चलो अब शुरू करते हैं फटाफट। गॉस के प्रमेय। गॉस ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ अगर कोई पृष्ठ है, मान लो बोले कि जैसे ये घिरा हुआ, ये कोई बीच में आवेश रखा है प्लस, और ये घिरा हुआ है इस पृष्ठ से, ठीक है, तो इसके चारों ओर से जो फ्लक्स गुजरेगा, इसके चारों से जो फ्लक्स गुजरेगा वो इसी आवेश का 1/ε0 गुना होगा, यानी आवेश का 1/ε0 गुना। तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये जो है आपका, यही है गॉस की प्रमेय। थ्योरी आप देख लीजिएगा बढ़िया से, थ्योरी में नहीं लिखने वाला यहाँ पर, मैं आपको डेरिवेशन बताने आया हूँ केवल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक ले लूँगा बिंदु P, ओके, इसकी दूरी क्या है, r है यहाँ से, ठीक, ध्यान रखिए। इसके चारों ओर एक छोटा अवयव मान लिया जिसका एरिया है dA, ओके। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है ये हो जाएगा dA वेक्टर, और ये क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा dA वेक्टर, ठीक है, ये आपका dA वेक्टर हो जाएगा, और ये आपका एरिया विद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है, विद्युत क्षेत्र सदिश। इन दोनों के बीच एंगल आप ले लीजिएगा थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल मिलेगा थीटा। तो यहाँ से आप देखिए इसकी वजह से इस पर एक घन कोण आरोपित होगा, बनाया जाएगा इस पर घन कोण, ठीक है। मैं 1.5 मिनट बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, अच्छे से बनाइएगा चित्र। जब बनाइएगा पुस्तक में अपने पेपर में अच्छे से चित्र बनाइएगा, इन सब चीज़ों के नंबर मिलते हैं, ठीक है। डी ओमेगा, घन कोण क्या मान लिया, डी ओमेगा। तो बेटा यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये डी ओमेगा इसका घन कोण हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे कि इस छोटे अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, इसकी वजह से इस छोटे अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो फटाफट निकालते हैं। तो अच्छे से पता है डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बेटा वेक्टर हटाएंगे ना लल्ला, वेक्टर हटाएंगे तो आपका कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से डी फाई ई, अब बेटा क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम करेंगे समाकलन। तो आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई और जो है डी ए, और ये हो जाएगा समाकलन पूरा, ठीक है, कॉस थीटा। अब बेटा देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पर से 1 है तो 1 हमेशा इसके अनुसार चेंज होता है। समाकलन में अगर है तो आ जाएगा x, 1 के पास dy है तो आ जाएगा y, इसको देख के बदलेगा ये, ठीक है, जो होगा वही आएगा। तो यहाँ फाई ई है तो 1 यहाँ पर छुपा है, वो फाई ई बन के निकलेगा, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q/r² इंटू में डी ए कॉस थीटा। यहाँ से देखो Q/r² कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो भैया ये बाहर हो जाएगा Q/4πε0, ये बचेगा क्या आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन में r²। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन r² अभी हम पढ़ाए थे आपको, डी ए कॉस थीटा अपॉन r² किसके बराबर होता है, ये डी ओमेगा के बराबर होता है। ध्यान रहे समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होता है, 4π के बराबर होता है। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा Q/4πε0 इंटू इसका मान आ जाएगा समाकलन डी ओमेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे हम पूरी जगह और डी ओमेगा लिख सकते हैं। और Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा समाकलन किसके बराबर होता है, 4π के बराबर होता है। 4π से 4π उड़ गया तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या निकला, Q/ε0। दिस इज़ योर आंसर। मात्रक की चर्चा कर लें यहाँ पर, मात्रक कैसे निकालोगे, Q का क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मात्रक इसका होता है, ये फाई ई का मात्रक होता है, ठीक है। समझ पाए होंगे ये किसका मात्रक होता है, फाई ई का मात्रक होता है। यही आपकी गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई, ठीक है। अब चलेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बेटा 2 हैं, 3 थे, 1 हट गया, तो अब बचे 2 इम्पोर्टेंट, ठीक है। उन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है, मैं देखता हूँ फिलहाल के लिए। बताइए अभी 32 मिनट होने को था, 40 मिनट होने को है, अभी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सही से कम 1 घंटा चाहिए, कम से कम 1 घंटा, है नहीं। सही से अगर कंप्लीट करें तो 2 डेरिवेशन देखते हैं।
अनुप्रयोगों वाली, है नहीं। सबसे पहले देखो अनंत लंबाई के तार वाली आपने पढ़ी होगी, है नहीं, अनंत लंबाई का तार। तो ये अनंत लंबाई का एक तार है, इसके सब प्लस प्लस चार्ज से भरा हुआ है। इसके कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, दूरी यहाँ से R होगी इसकी, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। ये यहाँ से होकर जाने वाला गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, जिसे हम बेलन कह सकते हैं। एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे, ठीक है, और इस बेलन से होकर गुजरने वाला फ्लक्स हमें काउंट करना है। यहाँ से फ्लक्स जाएगा नहीं, यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और यही एरिया वेक्टर की दिशा होगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई और यही डीए वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है। तो अब दोनों वेक्टरों की दिशा सेम है, तो थीटा बराबर यहाँ से मिल जाएगा 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो ये हो गया आपका डीए वेक्टर और ये हो जाएगा आपका क्या, ई वेक्टर। अब बात है इसके बीच में 90 डिग्री मिल जाएगा और साइन 90 की वैल्यू जो होती है कॉस 90 की वैल्यू, क्योंकि डी ए कॉस थीटा होगा ना, फाई ई बराबर फार्मूला लगाओगे, फाई ई इज इक्वल टू, है नहीं, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका जो है ई ए कॉस थीटा, है नहीं, ई ए कॉस थीटा। यहाँ से समाकलन करेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ज़्यादा ज़्यादा वेक्टर हटा दोगे तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, है नहीं। अब जब तुम कॉस थीटा लिखोगे तो बात ये थीटा बराबर 90 डिग्री। अब थीटा 90 रखोगे तो कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। तो ये पूरा कॉस 90 का मान 0 होता है ना, कॉस 90 का मान 1 होता है शायद, कॉस 0 का मान नहीं, कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक। तो यहाँ भैया 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से भी 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0 हो जाएगा। यहाँ से जाने वाला फ्लक्स शून्य, यहाँ से जाने वाला फ्लक्स शून्य, तो फ्लक्स केवल यहाँ से जाएगा पृष्ठीय भाग से, तो हम यही काउंट करेंगे, उसको क्यों काउंट करें, है नहीं। तो यहाँ से निकलेगा आपका समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे तो यहाँ से तो निकलेगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो बेटा यहाँ से देखेंगे कि ई की बात कर लें थोड़ा सा, तो रुको समाकलन अभी ना करो, ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, अभी समाकलन ना करो, अभी उसको थोड़ा सही कर लो, है नहीं। तो ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डी ए, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा का मान कर रखेंगे 0 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। और अच्छे से जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, क्योंकि 1 तो रखते हैं, नहीं। समाकलन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा फाई ई, यहाँ से ई बाहर हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए आपका क्या है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है, या कहते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समाकलन डी ए बराबर होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ एच की जगह एल कर लें, है नहीं, एल, यहाँ से तक की लंबाई को क्या मान लिया है, एल मान लिया, तो फिर 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर एल। ये आपने 10th में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ई इंटू इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एल, ओके। अब यहाँ से देखिए हमें गॉस की प्रमेय लगा देनी, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इस फाई की जगह हम लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपका हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब देखो क्यू बराबर होता है लेमडा एल, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व। क्यू बराबर क्या होता है, लेमडा एल, तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, लेमडा एल, ओके, लेमडा एल। ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अच्छे से पता है कि एल से एल कट गया, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। एल से एल कट जाएगा तो आपका ये गुणे में है, बटे में सेंड कर देंगे, तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दोगे तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से गुणा करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर, ओके। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। समझ में आई बात नहीं, 2 पाई आर एच, ओके, ये पूरा क्लियर हो गया। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया बेलन वाला आपका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका होगा शायद वो चादर वाला होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका होगा चादर वाला। मैं देखता हूँ शायद चादर वाला ही होता है, जिसे हम सीट कहते हैं, अनंत लंबाई की चादर के कारण जो है नहीं, ये वाला, ठीक है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं चादर वाले पे, इसको रफ कर देते हैं।
मैं टॉपिक नहीं डलवा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। आप फटाफट अपना देख ले। रिवीजन में यार वो क्या है, रिवीजन करते हैं फटाफट, है नहीं। कितने मिनट का वीडियो हो गया? ओए भाई अभी तो 8 मिनट रिकॉर्ड हुआ केवल। डर लगता है, देखना पड़ता है कि 32 मिनट तो नहीं होगा। 32 मिनट पर बंद हो जाएगा ना, फिर मेरी मेहनत चली जाएगी फालतू में। देखो बच्चों क्या करना है, अनंत विस्तार की चादर वाला, है नहीं। देखो सीट के लिए चादर वाला, चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख लीजिएगा, माना कि एक हमारे पास अनंत विस्तार की चादर है बढ़िया से, ये प्लस 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 सब भरी पड़ी है, प्लस प्लस पूरा चार्ज बढ़िया से, है नहीं। इसके पास में सर खड़ी हुई है, इसके पास में हमने क्या करिए कि एक बिंदु मान लिया बढ़िया सा P, है नहीं। इस P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है लगने वाला विद्युत क्षेत्र इस चादर की वजह से। तो बोले कि एक काम करो, इधर भी P डैश मान लो, क्या दिक्कत है नहीं, इधर भी उतनी दूरी पर P डैश मान लिया। डिस्टेंस ध्यान रखना, बीच से इसकी R होगी, दोनों तरफ की R होगी, ठीक है, दोनों तरफ की। तो यहाँ से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ कल्पना करेंगे, गॉसियन प्लस पृष्ठ, गॉसियन बेलन मान लो, है नहीं, गॉसियन बेलन। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि इस बेलन से कितना, मतलब ये बिल्कुल ऐसे समझो, ऐसे बुक जैसा नहीं होती, कोई बुक मिल जा, हाँ ये देखो ये। अब ये पुस्तक है और ये सीट है मान लो एक हिसाब से, इसके आर पार कोई बेलन जा रहा हो, आर पार बेलन, ठीक, ऐसे कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो अब बात है कि इसके आसपास विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ से जाएगा। भाई देखो यहाँ पर बात करें, बल रेखाएं ऐसी होंगी, यहाँ से तो शून्य जाएगा, पृष्ठीय भाग से शून्य जाएगा। पहली बात तो पृष्ठीय भाग पर ऊपर की ओर एरिया वेक्टर होगा और विद्युत क्षेत्र की ये दिशा हो गई, भैया ई की ये दिशा हो गई, इनके बीच थीटा मिलेगा। अब कॉस थीटा से जानते हो, कॉस 90 मिलेगा। 90 की वैल्यू अभी बताया तो मैंने 0 हो जाती है, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। तो पृष्ठीय भाग से बिल्कुल भी नहीं जाएगा फ्लक्स जाएगा यहाँ से कुछ जाएगा और यहाँ से जाएगा। रीज़न, यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इधर ही को है और डी ए वेक्टर, और ये भी इधर ही को है ई वेक्टर। आई बात समझ में, सेम टू सेम, जितना उधर से जाएगा उतना इधर से जाएगा। तो इधर से जाने वाला ज्ञात कर लेते हैं, है कि नहीं, और 2 से गुणा करा के चलेंगे, डी फाई ई, है नहीं, क्या हो जाएगा, डी फाई ई। तो डी फाई ई अगर हम करके चलेंगे वैसे बिल्कुल जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू, वैसे ना मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से निकाल सकते हैं जो है, बिल्कुल यहाँ तो कोई टेंशन की बात नहीं। वैसे मुझे इसमें समाकलन वकलन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना यहाँ से जाएगा उतना यहाँ से जाएगा, तो समाकलन ना करो यार, बिना समाकलन के भी कर सकते, फिर भी कर लो। देखो यहाँ से बेटा डी फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पर 0 होगा ना, थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि समांतर रेखा है ना, समांतर रेखाओं में थीटा 0 मिलता है, ठीक है। तो अब 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, तो आ जाएगा ई डी ए, क्या आ जाएगा, ई डी ए। रिवीजन चल रहा है, देखो रिवीजन में इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाते हैं, है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा ई डी ए। अब बहुत आसानी से इसका समाकलन कर दो, है नहीं, समाकलन करोगे तो फाई ई निकलेगा, फाई ई इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ की बात हो रही है, तो चाहो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके चलो, है नहीं, इधर जितना होगा उतना उधर होगा, सेम टू सेम। तो यहाँ 2 बाहर कर लो, है नहीं। तो अब बात ये 2 बाहर हो गया और ई भी बाहर हो जाएगा। समाकलन केवल किसका होगा, 1 डी ए। अब ये 1 किसके अनुसार होगा, ए के अनुसार, तो आ जाएगा ए, ये आ गया फाई ई। अब एक काम करो कि जो है यहाँ पर वो लगा लो गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा 2E। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व तो नाम सुने होंगे, क्यू बराबर सिग्मा ए, क्यू बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा ए। तो भैया यहाँ पर आप रख दीजिए सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 2EA, ए से ए क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ से ई बराबर निकल के आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान 2 और जो है 2 बटे में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में, अगर एक प्लेट का पूछता तो आ जाता ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट का हो गया, ठीक है, मतलब एक तरफ, प्लेट के एक तरफ इतना लगेगा, प्लेट के दूसरी तरफ फिर इतना लगेगा, तभी बन जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। तो ये था आपका जो है वही न्यूटन प्रति कूलम, बढ़िया से इसका मात्रक लेना विद्युत क्षेत्र का। ये निकला विद्युत क्षेत्र, ये चादर के पास में, चादर के समीप, अनंत लंबाई की आवेशित चादर के समीप लगने वाला विद्युत क्षेत्र आसानी से निकला आपका, ठीक है। ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, ठीक है, दूसरा वाला। इस तरीके से जो है ये हो गया
हमने पहला लेसन इस तरीके से फिनिश कर लिया। ठीक है, फर्स्ट लेसन आपका हो चुका है। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की चर्चा की जाए तो एक आध जैसे मान लो कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है नहीं, क्योंकि अगला लेसन भी हमको कवर करना है, हम लोग को अगला लेसन भी कवर करना है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्या, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे एक दो न्यूमेरिकल की बात करें तो मैं बता सकता हूँ। जैसे मैं देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन आया कि अनंत लंबाई की एक समान आवेश रूप से सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। अब देखो रैखिक आवेश घनत्व दिया है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रैखिक आवेश घनत्व मतलब लैम्डा बराबर दिया है 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो लंबाई भी दे दिया तार से कितनी, r बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर दिया ना, तो इसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट करो, 2 × 10⁻² मीटर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में बोला है कि दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है था आपको, तो तार वाली बात कर दी ना, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा दे दिया, तो सीधी सी बात है उसी की बात कर रहा है तार की, यानी लंबे वाले। तो अब इसका सूत्र मालूम है क्या होता है, सूत्र इसका होता है E जो है 1/4πε0 और याद होगा Q/R। ठीक है, Q/R था कि λ/R था, मुझे ध्यान रखना 2λ/R है नहीं, 2λ/R होता है। ठीक है, 2λ/R। अब बेटा क्या करेंगे कि 2λ/R यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ ओके, और 2 × लैम्डा का मान रख देंगे 10 × 10⁻³ अपॉन में R का मान है 2 × 10⁻²। अब 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस घट जाता है कि नहीं, 3 में से कितनी चली जाएगी, 3 में से 2 चली जाएगी। या फिर आप एक बढ़िया सा काम कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं कि नहीं। देखो हल करने के कई तरीके होते हैं। 9 × 10⁹ हाँ गुणे, यहाँ से देखो 3 में से 1 चली गई तो कितनी बची 2, और 2 से 2 पूरा सफाया हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, ये आएगा E = न्यूटन प्रति कूलाम। आई बात समझ में, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं। देखो 3 है, 3 में से 1 गई तो कितनी बची -2 नीचे भी है, -2 कट जाएगा, तो कुल मिला के कुछ नहीं बचेगा। आई बात समझ में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल राइट, एकदम आंसर ऐसे आ रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है नहीं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, और वो चैप्टर